सो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट अभी तक हमने पढ़ लिया है। क्लास नंबर 15 हमारी हो चुकी है। लास्ट क्लास में हमने 1858 का एक्ट पढ़ा था। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 16। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम भारत के वॉइस रॉय। ठीक है, जो कि 1858 के बाद एक्ट में चेंज कर दिया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय बना देता। तो पहला हमारा गवर्नर जनरल है, वाइस रॉय है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इसका जो टेन्योर था 1856 से 62। सो इसके में क्या क्या चीज़ें हुई। पहली बात तो यह कंपनी के अधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, और यह क्राउन के अधीन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पहले कंपनी के अधीन अंतिम था और क्राउन के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल था, और यह भारत का प्रथम वॉइस रॉय था। ठीक है, और इसने क्या करा था 1856 में, लेट में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 1856 में इसने क्या करा था, विधवा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करा था। और उसकी धारा 15, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की धारा 15 के तहत विधवा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। इसके तहत धारा 15 के तहत। और ये जो कानून पारित किया गया था, ये किसके प्रयासों से पारित किया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये प्रयासों से, और 1857 की क्रांति के टाइम पे यही भारत का गवर्नर जनरल था, क्योंकि 58 में ये एक्ट पारित हुआ तब वाइसरॉय इसका नेम चेंज हो गया था। और 1857 में इसने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पे स्थापित किए थे। और 1860 में, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, इसको थोड़ा और मोटे से कर लेते हैं। 1850 में जेम्स विल्सन, ठीक है, जेम्स विल्सन के द्वारा आर्थिक सुधार किए गए, और इसके टाइम पे प्रथम बजट पेश किया गया। प्रथम बजट पेश किया, और प्रथम बार आयकर लगाया गया, इनकम टैक्स लगाया गया था। और वो किस पे लगाया था, इनकम टैक्स आईटी, जिसकी आय 500 रुपये से ज़्यादा थी उस पर 1% इनकम लगाया था। जैसे कि 500 पे 0.50 पैसे। ठीक है, ये लगाया गया था। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा। ठीक है, पेन लेते हैं। और 1860 में एक और काम हुआ था। 1860 में इसने तीन सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पीनल कोड का वर्गीकरण किया गया, जिसका मतलब है सीपीसी का दीवानी प्रक्रिया संहिता हिंदी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का मतलब है फौजदारी प्रक्रिया संहिता, और आईपीसी का मतलब है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, और 1861 में, इस आगे वाले में कर लेते हैं। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। ठीक है, जिसके तहत मतलब डिफरेंट वो बनाए गए थे हाई कोर्ट्स। अब इसके बाद सेकंड वॉइस रॉय आता है हमारा, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, 1862 से 1863। तो इसके टाइम पे एक इम्पोर्टेंट घटना हुई थी, जो कि है बहावी आंदोलन का दमन किया था इसने। बहावी आंदोलन का दमन करा था इसने। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है, इसमें तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हुआ नहीं, तो अब आता है जॉन लॉरेंस। जॉन्स लॉरेंस का टाइम है 1863 टू 69। ठीक है, और इसके टेन्योर में क्या हुआ था, इसने जो अफगानिस्तान के प्रति कुशल मास्टर इनएक्टिविटी पॉलिसी अपनाई थी इसमें, जिसे कुशल आक्रमणीयता की नीति भी कहते हैं। और इस शब्द का जो कुशल आक्रमणीयता का शब्द का प्रयोग JWS वाइली ने किया था।
क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इस शब्द का यूज़ किसने किया? JWS वाइली द्वारा किया गया था। और इसके टेन्योर में ही 1865 में भारत से यूरोप के बीच समुद्री तार सेवा स्टार्ट हुई थी, भारत से और यूरोप के बीच में। और इसी के टेन्योर में जॉन कैंपबेल की अध्यक्षता में, जॉर्ज कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल की अध्यक्षता में एक फेमिन कमीशन बनाया गया था, ठीक है। और तो बस इतना ही है इसके में। और तो फोर्थ जाता है अपना लॉर्ड मेयो। मेव कॉलेज की स्थापना इसके प्रयास इसने कराई थी, लेकिन इसके आगे जो अगला हुआ उसके में हुआ था क्योंकि इनका मृत्यु हुई थी। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की थी इन्होंने, पहली बात। दूसरी क्या करा? 1872 में इन्होंने प्रायोगिक जनगणना की शुरुआत स्टार्टेड करा था, मतलब एक्सपेरिमेंटल सेंसस स्टार्ट करा था, जो सक्सेसफुल नहीं था लेकिन स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, जो कि 1872 में करा था। और तीसरा जो सेलुलर जेल है, मतलब इतना ही है इनके में, तो इसको मिटा देते हैं, सॉरी सॉरी, ठीक है। सो इन 1872 में मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेंसस का स्टार्ट किया था इन्होंने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं थी। तो और फिर इनका क्या हुआ था, जैसे ये सेलुलर जेल है उसका निरीक्षण करने गए थे, तो वहाँ पे क्या करा, एक अफगान द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, तो वहीं इनका चैप्टर ख़त्म हो गया था। और फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पांचवें, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। 1872 से 76 इनका टेन्योर है। अब इनके में क्या हुआ, जो कूका आंदोलन था, ठीक है, कूका, क्योंकि ये गुरुवाणी जोर जोर से गाते थे और जो भी वो थे, तो इसलिए इनको ये कूका कहलाए, कूका आंदोलन के लोग। और कूका आंदोलन का इन्होंने दमन करा था, पहली बात। सेकंड बात, 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो क्यों रखा गया? क्योंकि लॉर्ड मेयो के नाम पे ये मेयो कॉलेज इनकी जो ये थी, इनकी सोच थी ये बनाना कॉलेज, लेकिन वो तो मर चुके थे इनके, इसलिए नॉर्थब्रुक के टेन्योर में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। और अलवर में महाराजा मंगल सिंह मेयो कॉलेज का प्रथम विद्यार्थी था। ये राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और तीसरी बात, इन्होंने 1869 में एक वोल्टर द्वारा एक योजना की गई, जिसके तहत राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल स्थापित किए जाएंगे 1869 में। 1869 में कौन था? 1869 में हमारे थे लॉर्ड मेयो, ठीक है। उन्होंने उन्होंने वोल्टर द्वारा एक योजना की दी गई, एक वोल्टर थे उन्होंने द्वारा एक कि जो राजा महाराजा हैं उनके लिए अलग से स्कूल होंगे, ताकि ये रॉयल्टी फील हो सके और मतलब उनसे राजा जनता से दूर हो सकें, ठीक है, इसलिए इन्होंने एक योजना तैयार की थी। अब इसमें इतना ही है। फिर आता है लॉर्ड लिटन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 1876 से 1880, ठीक है, 1880 तक, ठीक है। अब इसकी में बहुत चीज़ें हुई थी, जैसे पहला तो कि 1876 में, 1876 में राजकीय उपाधि अधिनियम, जिसको कहते हैं रॉयल टाइटल एक्ट, पारित किया गया इसमें। फिर 1 जनवरी 1877 इन्होंने दिल्ली में रानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी थी इन्होंने, ठीक है, 1877, 1 जनवरी 1877 में। दूसरी बात तो ये हो गई, ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तीसरा, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। और 1878 में इंडियन आर्म्स एक्ट पारित किया गया था इन्होंने, ठीक है। तो तो इंडियन आर्म्स एक्ट में क्या कहा गया था, इसके जो आर्म्स एक्ट था इसमें भारतीयों को हथियार रखने से पहले उसका लाइसेंस लेना अनिवार्य था, तो इसमें ये चीज़ें कही गई थी। सो फिर एक और चीज़ करी इन्होंने, 1817 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। इसमें क्या, ये एक्ट क्या था, यदि कोई स्थानीय भाषा का समाचार पत्र सरकार के खिलाफ लिखता है तो उसकी जो प्रेस है उसको जब्त कर लिया जाएगा एक, तो ठीक है, और उसके पास अपील का भी कोई अधिकार नहीं होगा। तो ये एक्ट था, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इसको हम गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं, और इसको मुंह बंद करने वाला एक्ट भी बोला जाता है। 1876 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इस एक्ट के तहत मतलब कई समाचार पत्रों को कार्रवाई की गई थी, जैसे सोम प्रकाश, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र था, ढाका प्रकाश,
भारत में हीर और सहचर। और एक इम्पोर्टेंट है जो कि एक ऐसा पत्रिका थी जो रातों रात चेंज कर ली थी लैंग्वेज। वो कौन सी थी? वो अमृत बाजार पत्रिका थी। तो इस अधिनियम से बचने के लिए मोतीलाल घोष ने अपने समाचार पत्र था उसका, अमृत बाजार पत्रिका, उसको बांग्ला से अंग्रेजी में बदल दिया था इसमें। ठीक है। और एक और दूसरी अगली नेक्स्ट स्टेप है, इन्होंने जो सिविल सेवा परीक्षा की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर, मतलब 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी मैक्सिमम। तो इससे जो इंडियन थे वो काफ़ी हताश हो चुके थे। अब नेक्स्ट एक इन्होंने एक्ट पारित करा था, स्टैचुरी एक्ट तो नहीं कहेंगे उसको, जो वैधानिक जनपद सेवा बोलते हैं इसको, वो स्टार्ट की थी। जैसे 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 आईएएस होती है तो राजस्थान में आरएएस होती है, ऐसे ही मतलब उसकी सबऑर्डिनेट सर्विसेज। तो ऐसी एक भारतीय मतलब वैधानिक जनपद सेवा स्टार्ट की थी 1879 में। और जो इसकी संख्या थी वो आईसीएस के 1/6 होती थी। और इसका मतलब पद तो कम ही रहेगा ऑलरेडी, और प्रांतीय प्रांतीय सरकार की सिफारिश पे इसकी नियुक्ति की जाती थी। ठीक है। और फिर बाद में 1879 में स्टार्ट करी, 1888 में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब क्या हुआ? जब विश्व इसके कार्यकाल में अफगानिस्तान पर इसने आक्रमण कर दिया, और यह दूसरा अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ था इसके टाइम पे, जो 1878 में गंडमक गंडमक की संधि हुई थी, उसके तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था। अब आ जाते हैं हमारा मुख्य लॉर्ड रिपन। रिपन की जो थी 1884 से 84। अब इनके में टर्म में बहुत चीज़ हुई थी, इनको सज्जन रिपन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं जो कि मतलब भारतीयों के लिए काफ़ी उत्साहवर्धक थे, ये वाले जो इसके काम थे। ठीक है। इन्होंने पहला 1888 में जो मैसूर रियासत का विलय था उसको रद्द करा, पहली बात। दूसरा बात, 1880 इन्होंने प्रथम मतलब नियमित जनगणना कराई 1881 में, सक्सेसफुल सेंसस। तीसरा, 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। ठीक है। एक्ट पारित करा जिसमें जिसमें कहा गया था जो 7 साल के कम से उम्र के बच्चे हैं उनको फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, 7 वर्ष से कम के बच्चे। तीन चीज़ें थी फर्स्ट फैक्ट्री। पहला, 7 वर्ष के बच्चे 7 वर्ष से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते। दूसरा, 7 से 12 वर्ष के बच्चे मैक्सिमम 9 घंटे काम कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा, यह अधिनियम 100 से अधिक मजदूर वाले जो भी कारखाने थे उन पर लगता था ये वाला अधिनियम। ठीक है। और और इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था जैसे 1882 में इन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन द्वारा स्टार्ट किया गया था उसको समाप्त कर दिया। 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन स्वशासन की शुरुआत करी थी। और इन्होंने 1882 में हंटर आयोग स्थापित करा था जो शिक्षा सुधारों के लिए बनाया गया था, और यह केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए ही था इसका। तो इसमें जो हंटर आयोग था इसमें क्या क्या गया, इसकी सिफारिशें। ठीक है। क्या क्या सिफारिशें थी इसकी? पहली पहली सिफारिश ये थी, जो प्राथमिक शिक्षा है वो सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय स्वशासन को दी जानी चाहिए, और स्थानीय स्वशासन का शिक्षा को सेस लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार की होनी चाहिए, सेकंड बात। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार की होनी चाहिए। पहली होती है पहली व्यवहारिक, दूसरी साहित्यिक। जो कि व्यवहारिक शिक्षा वो होती है जो रोजगार हेतु पढ़ाई जाए, और साहित्यिक शिक्षा वो है जो कॉलेज में प्रवेश हेतु की जाए। ये 2 तरह की शिक्षा ही देनी चाहिए। ठीक है। अब तीसरा, जो प्रेसिडेंसी नगर थे उनके अलावा अलावा भी महिलाओं को शिक्षा में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे कोलकाता मद्रास में तो मतलब महिलाओं के लिए प्रेसिडेंसी को नगर थे वो वाले, उनको तो था, लेकिन और अन्य अन्य में भी शिक्षा का बढ़ावा देना चाहिए महिलाओं को। और उच्च शिक्षा को निजी क्षेत्र को दे देना चाहिए, तथा इसके लिए निजी क्षेत्र को अनुदान दिया जाना चाहिए, इसने ये कहा था। और 1883 में इन्होंने एलवर्ट बिल पास करा था, प्रस्तुत किया था, पास तो नहीं हो पाए, प्रस्तुत किया। इसके अनुसार जो भारतीय न्यायाधीश थे वो फौजदारी क्रिमिनल मामलों में भी यूरोपियन मुजरिम को सुनवाई कर सकता था। फिर इसका क्या हुआ? अंग्रेजों ने इसका विरोध करा, बोला कि एक भारतीय और हमारा निर्णय लेगा, तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। तो अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया, अतः इस बिल को संशोधन के साथ किया गया। और इसमें यह फिर संशोधन किया तो इसमें यह प्रावधान जोड़े कि ऐसे मामलों के लिए एक जूरी का गठन होगा,
जिसमें 12 जज होंगे और इसमें आधे से अधिक यूरोपियन होंगे, इंडियन होंगे लेकिन मेजॉरिटी यूरोपियन की होगी। अब तो जब ये अंग्रेज़ों ने इसका विरोध करा एल्बर्ट बिल का, तो इसको हम बोलते हैं सेकंड श्वेत विद्रोह, सेकंड वाइट रिवोल्ट। तो यही सेकंड वाइट रिवोल्ट था। फर्स्ट वाइट रिवोल्ट भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या था? प्रथम यह विद्रोह जब बंगाल के सैनिकों को द्वारा किया गया था, बंगाल के सैनिकों, क्योंकि जब क्लाइव ने सैनिकों के दौरे पत्ते बंद कर दिए थे तब ये वाला विद्रोह स्टार्ट हुआ था, तो इसको पहले बोलते हैं फर्स्ट वाइट रिवोल्ट। ठीक है। अब रिपन ने जो भारतीय सेना थी, रिपन रिपन ने जो भारतीय सेना थी उसको मिस्र भेजने से इनकार कर दिया और उसने अपना इस्तीफा दे दिया। मतलब इतना ज़्यादा डेडिकेट था भगवान, उनको पता था ये समुद्र पार नहीं कर सकते सेना, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया और अगर नहीं माने तो उसने इस्तीफा दे दिया। फ्लोरेंस नाइटगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था इसमें। तो एक बात तो ये है इसकी। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कल हम लॉर्ड डैफरिन के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस।